हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हमारी चर्चा का जो विषय है भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन करना, उसी की श्रेणी के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीतिक एवं समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। इनके चिंतन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये हमारे लिए मददगार साबित हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक शुरुआत करते हैं। आइए, तो ये है हमारे राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो समाजवादी विचारक। सर्वप्रथम हम इनके आरंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। तो इनका जन्म है जो 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। यहां तक क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उनके पिताजी यानी राम मनोहर लोहिया जी के पिताजी हीरालाल शास्त्री जी एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के अनुयायी थे। यानी वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधी जी के साथ उनकी मित्रता थी। लोहिया अपने पिता हीरालाल और गांधी जी से काफी प्रभावित हुए, यानी वो उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनका जो बचपन है जो इन्हीं के साथ गुजरा था। ये उनके पिता का कहना था, यानी राम मनोहर लोहिया जी के पिताजी का कहना था कि लोहिया की शुरुआती वर्षों में उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति के थी। यानी उनकी रुचि है जो राष्ट्रवादी राजनीति में थी, उनके पिताजी ये मानते थे। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप नोट करने योग्य है। तो इनका जन्म है जो अकबरपुर स्थान है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर चलते हैं। तो इनकी जो मृत्यु है वो 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखिएगा, राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में हुई थी। 1926 में अपने पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। डॉक्टर लोहिया जी ने 1926 में अपने पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। आगे इन्होंने अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी के नए पहुंचने पर इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। महत्वपूर्ण नोट करने योग्य पॉइंट है कि इन्होंने अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी के नए पहुंचने पर इस सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से राम मनोहर लोहिया के बारे में सत्य कथन कौन से है या असत्य कथन कौन से है। उसी की दृष्टि से आपको यह याद होना बहुत ही जरूरी है कि इन्होंने अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में भाग लिया और सुभाष चंद्र जी बोस के नए आने पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने अपने पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट, इन्होंने 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। आगे 1928 से अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। वेरी वेरी मस्ट, इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और उनके विरोध में एक आंदोलन चलाया और अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में ये सक्रिय रूप से जुड़े रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में 1928 से सक्रिय रूप से जुड़े और साइमन कमीशन का इन्होंने बहिष्कार किया था। और साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था, ये आप ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। नेक्स्ट, कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तथा सुभाष चंद्र बोस और लोहिया के विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए थे। तो विषय निर्वाचन समिति थी, उसका अध्यक्ष कलकत्ता में जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था और सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया को इस निर्वाचन समिति के यह सदस्य थे। तो यहां भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है कि राम मनोहर लोहिया
विश्व निर्वाचन समिति के सदस्य थे। यानी कलकत्ता में युवकों के एक सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष तथा सुभाष चंद्र बोस को व लोहिया को विश्व निर्वाचन समिति का सदस्य चुना गया था। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। हम इस वीडियो सीरीज का जो प्रथम भाग है, पृष्ठ भाग है, उसमें इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उससे आगे हम इनकी जो महत्वपूर्ण विचारधारा क्या रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम महत्वपूर्ण वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने शपथ क्रांति का सिद्धांत दिया था। वेरी वेरी मोस्ट है, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। शपथ क्रांति का सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उपज है। डॉक्टर लोहिया ने शपथ क्रांति का दर्शन दिया जिससे न्यायपूर्ण समाज की रचना संभव हो और ये 7 सिद्धांत इस प्रकार है। यानी इन्होंने शपथ क्रांति का सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए इन शपथ क्रांति का सिद्धांत दिया था और शपथ क्रांति में इन्होंने 7 प्रकार की क्रांतियों का आह्वान किया है। तो इन्होंने पहला इनका पॉइंट है, क्रांति है जो निर्धन और धनिक के मध्य अंतर कम करना। इसके विरुद्ध इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था कि अमीर और गरीब के मध्य जो अंतर है उसे कम करना। इसके विरुद्ध इन्होंने क्रांति की थी। दूसरी इन्होंने क्रांति की थी, कामगारों के लिए समान वेतन, समानता के अधिकारों का विस्तार होना चाहिए। जो कामगार हैं उनके लिए समान वेतन मिलना चाहिए उन्हें और समानता के अधिकार का विस्तार होना चाहिए। इसके विरुद्ध उन्होंने क्रांति की थी। उच्च जाति तथा निम्न जाति के मध्य असमानता की खाई कम करना। उच्च जाति और निम्न जाति के मध्य जो असमानता दिखाई दे रही थी, जो इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था जाति के आधार पर, उसको इन्होंने खत्म करने का निर्णय लिया और इसके विरुद्ध इन्होंने क्रांति चलाई। जो राम मनोहर लोहिया की जो शपथ क्रांति का सिद्धांत है, ये 7 क्रांतियों का योग है। तो यह आप महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर समझिएगा, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बने हैं। इस प्रकार उन्होंने चौथी क्रांति बताई थी, स्त्री पुरुष में समानता स्थापित की जाए। इन्होंने कहा कि महिला और पुरुषों में समानता स्थापित होनी चाहिए। इन्होंने सिमोन डी बुआ की पुस्तक वेरी वेरी मस्ट है, द सेकेंड सेक्स को आदर्श माना तथा उन्होंने सीता राम राज्य की पैरवी की। यानी इन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया और सिमोन डी बुआ जिनकी पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, इनको इन्होंने आदर्श माना था और इन्होंने सीता राम राज्य की पैरवी की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्री पुरुष की समानता स्थापित करने के लिए ये किस पुस्तक से प्रभावित हुए? तो इन्होंने सिमोन डी बुआ की पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, इसको इन्होंने आदर्श माना और इन्होंने सीता राम राज्य की पैरवी की। इसकी स्थापना करने पर इन्होंने बल दिया था। इनकी 5वीं क्रांति थी रंग भेद की समाप्ति, रंग भेद की समाप्ति, इसके ऊपर इन्होंने बल दिया था। और 6ठी क्रांति थी अणु शस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह, इन्होंने किया था। अणु शस्त्रों के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया था। और 7वीं इन्होंने क्रांति बताई थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अहस्तेप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अहस्तेप का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके लिए इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। इस प्रकार साथियों, लोहिया जी की जो शपथ क्रांति है 7 क्रांतियों का योग है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि लोहिया की शपथ क्रांतियों में शामिल कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो इसके लिए हमें इन 7 क्रांतियों को जानना बहुत ही जरूरी है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करने जरूरी है। तो इन्होंने निर्धन और धनिक के मध्य अंतर को कम करने का प्रयत्न किया। कामगारों के लिए समान वेतन और समानता के अधिकारों की वकालत की। उच्च जाति तथा निम्न जाति के मध्य असमानता की खाई कम करने की इन्होंने वकालत की। स्त्री पुरुष में समानता स्थापित किए जाने की इन्होंने बात कही और सिमोन डी बुआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स को आदर्श माना तथा इन्होंने सीताराम राज्य की पैरवी की। रंग भेद की समाप्ति पर बल दिया, अणु अस्तित्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अहस्तेप का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट थे।
नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। इन्होंने लोकतंत्र की पिरामिड संरचना के स्थान पर सागर तरंग व्यवस्था का समर्थन किया। वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है मित्रों। डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। इन्होंने लोकतंत्र के पिरामिड संरचना के स्थान पर सागर तरंग व्यवस्था का समर्थन किया। सागर तरंग का सिद्धांत किसने दिया है? राम मनोहर लोहिया ने दिया है। किसके स्थान पर दिया है? लोकतंत्र की पिरामिड संरचना के स्थान पर सागर तरंग व्यवस्था का समर्थन किया। और इन्होंने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। विकेंद्रीकरण का इन्होंने समर्थन किया था, न कि केंद्रीकरण का। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। सागर तरंग व्यवस्था का सिद्धांत राम मनोहर लोहिया की देन है, जो इन्होंने किसके स्थान पर दिया था? लोकतंत्र की पिरामिड संरचना के स्थान पर दिया था, विकेंद्रीकरण को बल देने के लिए। नेक्स्ट, अब इनकी महत्वपूर्ण नेक्स्ट इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, चौखंबा सिद्धांत। वेरी वेरी मस्ट। डॉक्टर लोहिया ने समाजवाद के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। इन्होंने पुलिस तथा प्रशासन के पंचायती राजकरण का पक्ष लिया। यानी इन्होंने समाजवाद के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया था। इन्होंने पुलिस तथा प्रशासन के पंचायती राजकरण का पक्ष लिया कि पुलिस और प्रशासन को पंचायती राज का मुख्य बनाना चाहिए, इसका इन्होंने पक्ष लिया था। इन लोहिया ने चौखंबा सिद्धांत में इन्होंने 4 स्तंभ बताए थे। चौखंबा सिद्धांत के अंतर्गत शासन के 4 स्तंभ इन्होंने बताए थे। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर, मंडल यानी जिला स्तर पर, और प्रांत स्तर पर, और केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर पर। इन्होंने ये 4 स्तंभ बताए थे। लोहिया ने शासन के 4 स्तंभ बताए थे, जिन्होंने कहा कि पहला स्तर ग्राम स्तर पर होना चाहिए, दूसरा है जो मंडल यानी जिला स्तर पर होना चाहिए, तीसरा प्रांतीय स्तर पर होना चाहिए, और चौथा केंद्र सरकार के स्तर पर होना चाहिए यानी राष्ट्रीय सरकार के स्तर पर होना चाहिए। इस प्रकार लोहिया के शासन के ये 4 स्तंभ थे, ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र या राष्ट्रीय। तो ये इन्होंने लोहिया के शासन के 4 स्तंभ थे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। चौखंबा सिद्धांत में शामिल है, शासन के चौखंबा सिद्धांत में शामिल है लोहिया के अनुसार, तो ग्राम है, मंडल है, प्रांत है, और केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार ये शामिल है। और अपने अंतिम जीवन में, अंतिम समय में इन्होंने विश्व सरकार की स्थापना का सुझाव दिया था। विश्व सरकार, विश्व नागरिकता की जो नीति है उसके ऊपर इन्होंने बल दिया था। विश्व सरकार की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था, ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया जी ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का समर्थन किया। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था। विश्व सरकार की इन्होंने 2 सदन बिताए थे, यानी विश्व सरकार का जो इन्होंने समर्थन किया था, विश्व सरकार की स्थापना के ऊपर बल दिया था, उसके अंतर्गत इन्होंने विश्व सरकार की 2 सदन बताए थे, उस सदन और निम्न सदन। उस सदन में प्रत्येक राष्ट्र का एक मत होना चाहिए। इन्होंने कहा कि उस सदन है उसमें प्रत्येक राष्ट्र का एक मत होना चाहिए, और निम्न सदन में विश्व मतदान में निर्वाचित सदस्य बैठ सकेंगे। जो निम्न सदन होगा उसमें विश्व मतदान में निर्वाचित सदस्य बैठ सकेंगे, ये इन्होंने विचार दिए थे। विश्व सरकार की स्थापना के अंतर्गत इन्होंने ये विचार दिए थे। नेक्स्ट, विश्व सरकार का आर्थिक संगठन भी होगा। इन्होंने कहा कि विश्व सरकार का आर्थिक संगठन भी होगा, जिसके आर्थिक कोष से राष्ट्र अपने योगदान के अनुपात में ऋण ले सकेंगे। इन्होंने कहा कि विश्व सरकार का आर्थिक संगठन होगा, जिसके आर्थिक कोष से राष्ट्र है जो अपने योगदान के अनुपात में ऋण भी ले सकेंगे। डॉक्टर लोहिया की विश्व सरकार के उद्देश्य विश्व में आवाजाही तथा निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रों के कृत्रिम विभाजन का विरोध किया। तो यहां आपको जानना है कि लोहिया जी ने विश्व सरकार का आर्थिक संगठन भी होगा, जिसके आर्थिक कोष से राष्ट्र अपने योगदान के अनुपात में ऋण लेंगे। डॉक्टर लोहिया की विश्व सरकार के उद्देश्य विश्व में आवाजाही और निवास की जो स्वतंत्रता है इसे सुनिश्चित करना था, और राष्ट्रों का जो कृत्रिम विभाजन हो रहा है उसका इन्होंने विरोध किया था।
ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लोहिया ने 28 दिसंबर 1955 को सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 28 दिसंबर 1955 को सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। पिछड़े वर्गों की पैरवी हेतु इन्होंने 3 आने बनाम 15 आने का सिद्धांत दिया। पिछड़े वर्गों की पैरवी हेतु इन्होंने 3 आने बनाम 15 आने का सिद्धांत दिया था और इसका संबंध इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, ये किसको मुख्य व्यक्ति मानकर दिया था? ये इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुख्य व्यक्ति मानकर इन्होंने दिया था 3 आने बनाम 15 आने का सिद्धांत। नेक्स्ट, इन्होंने समाजवादी आंदोलन के दौरान लोहिया ने मैनकाइंड नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैनकाइंड नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यह किया था समाजवादी आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया ने किया था। मैनकाइंड नामक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया ने अन्य अवधारणाएं भी प्रतिपादित की है। इन्होंने 4 सूत्री योजना यानी विश्व सरकार से संबंधित 4 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी। करुणा और क्रोध का दर्शन, छोटी मशीन की तकनीकी, ये इनके विचार के बिंदु रहे हैं। 4 सूत्री योजना विश्व सरकार से संबंधित है। करुणा और क्रोध का दर्शन, छोटी मशीन की तकनीकी, ये इनके विचार के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक लोहिया एंड अमेरिकी मीट में लोहिया ने गांधी जी और आइंस्टाइन को एक ही श्रेणी का विचारक माना है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक लोहिया एंड अमेरिकी मीट में लोहिया ने गांधी जी और आइंस्टाइन को एक ही श्रेणी का विचारक माना। इन्होंने कहा कि गांधी जी और आइंस्टाइन है जो एक ही श्रेणी, एक ही व्यक्तित्व के धनी थे। और ये इन्होंने किस पुस्तक में अपना विचार दिया है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये लोहिया जी की पुस्तक है लोहिया एंड अमेरिकी मीट। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन आ सकता है। लोहिया एंड अमेरिकी मीट में इन्होंने गांधी जी और आइंस्टाइन को एक ही श्रेणी का विचारक माना था। ये पॉइंट नोटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी के पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी के पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने दिया है, कहां पर दिया है, किस अधिवेशन में दिया था? तो इन्हें समाजवादी पार्टी के पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डॉक्टर लोहिया ने अपना डेड गुरु माना है। मित्रों वेरी वेरी मस्ट है, क्वेश्चन आ चुका है पीछे एग्जामों में। लोहिया ने अपना डेड गुरु किसे माना है? तो इन्होंने एक महात्मा गांधी को तथा आधा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इन्होंने जो डेड गुरु माना है, जिसमें एक माना इन्होंने महात्मा गांधी जी को और आधा माना इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बन सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में कि राम मनोहर लोहिया जी ने डेड गुरु किसे माना है? तो इसका उत्तर था एक महात्मा गांधी जी को माना है और आधा माना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए विचारों में कि इन्होंने अपना डेड गुरु माना है, एक माना है महात्मा गांधी जी को और आधा माना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब राम मनोहर लोहिया जी के बारे में अनेक विचारकों ने क्या कहा है वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्रोफेसर उषा मेहता कहती हैं कि लोहिया गांधीवादियों में क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों में गांधीवादी है। बहुत ही फेमस कोटेशन रहा है उषा मेहता जी का। इन्होंने कहा कि लोहिया जी गांधीवादियों में क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों में गांधीवादी थे। तो यह कथन आप याद रखिएगा। मधु लिम्ये कहते हैं इनके बारे में, मधु लिम्ये ने इनके बारे में कहा है कि लोहिया अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा के लिए पहला
सुकरात, मीराबाई और गांधी के सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति थी या थे। मधु लिमये कहते हैं इनके बारे में कि लोहिया है जो अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा के लिए प्रहलाद, सुकरात, मीराबाई तथा गांधी के सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति थे। ये इन्होंने अपना कथन कहा है मधु लिमये ने। नेक्स्ट है श्रीपद केलकर ने भी इनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। श्रीपद केलकर ये कहते हैं कि लोहिया द्वारा वंचित, दलित, शोषित वर्ग की सेवा के लिए उन्हें लघुतम मनुष्य की आवाज की संज्ञा दी। लघुतम मनुष्य की आवाज की संज्ञा किसने दी है? राममनोहर लोहिया को। यह दी है श्रीपाद केलकर ने। श्रीपाद केलकर ने राममनोहर लोहिया जी को लघुतम मनुष्य की आवाज की संज्ञा दी है। क्वेश्चन आ जाएगा, राममनोहर लोहिया को लघुतम मनुष्य की आवाज की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो श्रीपाद केलकर ने प्रदान की है। किस लिए प्रदान किया है? क्योंकि इन्होंने वंचित, दलित, शोषित वर्ग की सेवा की थी, उनके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए थे। इसके लिए इन्होंने लघुतम मनुष्य की आवाज की संज्ञा प्रदान की थी श्रीपाद केलकर ने। और इन्होंने मैनकाइंड पत्रिका का संपादन किया था राममनोहर लोहिया जी ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमारा जो कंटेंट है ये आपको कैसा लग रहा है? हमारे द्वारा जो आपको सामग्री प्रदान की जा रही है, जो वीडियो सीरीज प्रदान की जा रही है, कैसी है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हमारा प्रयास क्या आपके लिए सार्थक होगा या नहीं होगा, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो सीरीज पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटे को भी जरूर प्रेस करें। लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट कलकत्ता साप्ताहिक संपादन किया था। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। साप्ताहिक पत्रिका थी कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्रिका का कलकत्ता से इन्होंने संपादन किया था। ध्यान रखिएगा, लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कलकत्ता से किया था। 1942 में उषा मेहता के साथ आजाद हिंद रेडियो का संचालन किया। वेरी मस्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उषा मेहता के साथ आजाद हिंद रेडियो का संचालन कब किया? 1942 में किया था। उषा मेहता के साथ मिलकर आजाद हिंद रेडियो का संचालन किया था। डॉक्टर लोहिया ने भारत पाकिस्तान की विभाजन का विरोध किया। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया इन्होंने मौलाना आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के विरोध में गिल्टी मैन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यानी डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भारत पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने मौलाना आजाद की पुस्तक थी इंडिया विज फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम, इस पुस्तक के विरोध में इन्होंने अपनी रचना लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राममनोहर लोहिया जी ने लिखी है। किसके विरोध में लिखी? इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक थी मौलाना आजाद की पुस्तक इंडिया विज फ्रीडम के विरोध में राममनोहर लोहिया जी ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी थी साथियों। और इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। ये इनके महत्वपूर्ण विचार थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसकी रचना है? तो यह साथियों राममनोहर लोहिया की रचना है। और राममनोहर लोहिया जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृति कौन सी है वह भी हमें देख लेते हैं। इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की है। तो उन्हें इतिहास चक्कर लिखा है, व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसकी इन्होंने रचना की थी। आगे इन्होंने विल टू पावर, इसकी भी इन्होंने रचना की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन को भी इन्होंने लिखा है। मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, ये इनकी पुस्तक रही है। 25,000 एवरी डे, यानी 25,000 प्रतिदिन, ये इनका एक महत्वपूर्ण पत्र था। ये इनका एक महत्वपूर्ण पत्र है जिसमें इन्होंने 3 आने बनाम 15 आने की चर्चा की है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी इन्होंने व्यंग्य किया है इस पुस्तक में, इस पत्र में इन्होंने।
द कास्ट सिस्टम इनकी रचना रही है, द कास्ट सिस्टम। इंडिया चाइना एंड नॉर्थन फ्रंटियर, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति रही है। इंडिया चाइना एंड नॉर्थन फ्रंटियर, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति रही है। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये इनकी रचना रही है। इन्होंने लैंग्वेज नामक एक कृति लिखी थी। लोहिया एंड अमेरिकन मीट, ये इनकी पुस्तक है। लोहिया एंड अमेरिकन मीट, ये इनकी पुस्तक रही है। राम कृष्णा एंड शिवा, राम कृष्णा एंड शिवा, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही है। जंगजू आगे बढ़े, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही है। क्रांति की तैयारी, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही थी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लोहिया जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है। आजाद राज कैसे बने, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। आजाद राज कैसे बने, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। तो सबसे चर्चित पुस्तक कौन सी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये मैं आपको बता दूं, इतिहास चक्कर, ये महत्वपूर्ण है। विल टू पावर, ये भी महत्वपूर्ण है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये भी महत्वपूर्ण है। 25,000 एवरी डे, ये भी महत्वपूर्ण है। और इंडिया चाइना एंड नॉर्थन फ्रंटियर, ये भी महत्वपूर्ण रही है। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये भी महत्वपूर्ण रही है। लोहिया एंड अमेरिकन मीट, ये भी महत्वपूर्ण रही है। राम कृष्णा एंड शिवा, ये भी महत्वपूर्ण रही है। जंगजू आगे बढ़े, ये भी महत्वपूर्ण रही है। और क्रांति की तैयारी और आजाद राज कैसे बने, ये भी महत्वपूर्ण रही है। यानी ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो लोहिया जी की है। इस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब हम इनके बारे में और क्या महत्वपूर्ण इनके विचार रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राम मनोहर लोहिया जी के इनके अलावा क्या और महत्वपूर्ण विचार रहे हैं, इनका क्या और योगदान रहा है भारतीय समाज में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, और इनके जीवन से जुड़े और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं आगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम राम मनोहर लोहिया जी की शिक्षा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हो सकता है यहां से भी कोई क्वेश्चन आ जाए इनके बारे में, सत्य और असत्य क्वेश्चन के बारे में। तो इनकी शिक्षा के बारे में देखें तो 1918 में वे अपने पिता के साथ बॉम्बे चले गए, जहां इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। तो ये अपने पिताजी के हीरालाल जी के साथ मुंबई चले गए थे, वहां पर इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पास की। और 1927 में अपने स्कूल की मैट्रिक परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहने के बाद इन्होंने अपने इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाग लिया था। 1918 में अपने पिता के साथ बॉम्बे चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। 1927 में अपने स्कूल की मैट्रिक परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर रहे। इसके बाद इन्होंने अपने इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाग लिया था। फिर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत विद्यासागर कॉलेज में दाखिला रहा। यानी विद्यासागर कॉलेज इनका एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है उनके जीवन का। कलकत्ता में इन्होंने विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया, प्रवेश लिया, और 1929 में अपनी बीए की डिग्री यहां से इन्होंने हासिल की थी, विद्यासागर कॉलेज से लोहिया जी ने। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लोहिया जी ने 1929 से 1933 तक डॉक्टरेट के छात्र के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय में भाग लेने का फैसला किया। साथियों, लोहिया जी ने 1929 से 1933 तक डॉक्टरेट के छात्र के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले फ्रेडरिक विश्वविद्यालय बर्लिन में भाग लेने का फैसला किया। और भारत में नमक कर विषय पर लोहिया ने अपना पीएचडी थीसिस पेपर लिखा था। तो यहां पर आप थोड़ी मिसप्रिंट है, आप लोहिया मानिए, पोहिया नहीं है, लोहिया है। यानी इन्होंने फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय बर्लिन में भाग लेने का फैसला किया और भारत में नमक कर विषय पर इन्होंने अपना पीएचडी थीसिस पेपर लिखा था। इन्होंने अपना पीएचडी थीसिस पेपर किस विषय पर लिखा, तो भारत में नमक कर विषय पर इन्होंने लिखा था। ये इनके महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा से संबंधित पहलू थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इन्होंने इनका राजनीति में क्या योगदान रहा है वो भी हम देखेंगे।
लोहिया एक साम्राज्यवादी विरोधी के रूप में भारत वापस आए, यानी बर्लिन से एक साम्राज्यवाद विरोध के रूप में भारत वापस आए और गांधी और नेहरू के नेतृत्व में भारतीय मुक्ति आंदोलन के संघर्ष में अपने आप को झोंका। यानी भारतीय मुक्ति आंदोलन, भारतीय समाज के मुक्ति आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया और साम्राज्यवाद का इन्होंने विरोध किया था। लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और इसके मुख्य पत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक भी थे। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और इसका जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके ये संपादक थे। ध्यान रखिएगा, लोहिया ने नेताओं ने उन विदेशी विचारों को लागू करने और पेश करने की मांग की जो उन्होंने महसूस हुए और भारतीय संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। इन्होंने कहा कि हम उन विदेशी विचारों को ही लागू करेंगे जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होंगे, उन्हीं हम विचारों को लागू करेंगे। लोहिया जी ने यह कहा था कि इन्होंने कहा कि हम उन विदेशी विचारों को लागू करेंगे जो भारतीय परंपरा के अनुकूल होंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार इन्होंने समाजवाद का भाषाईकरण कर इनका प्रमुख पंथ बन गया। यानी इन्होंने समाजवाद का भाषाईकरण करने पर इन्होंने बल दिया था। भारतीय समाजवाद मोटे तौर पर मार्क्सवादी तर्ज पर लेकिन केवल भारतीय परिस्थितियों के साथ एक मिश्रण के रूप में है। यानी भारतीय समाजवाद मोटे तौर पर मार्क्सवादी तर्ज पर और लेकिन केवल भारतीय परिस्थितियों के साथ एक मिश्रण के रूप में है। कांग्रेस के समाजवादी विचारक ने जीवन के एक लोकतांत्रिक तरीके को विकसित करने और एक समान समाज का निर्माण करने का आग्रह किया जो कि लोगों की दुर्दशा और दुखों को दूर करने के लिए एक समतावादी समाज का निर्माण कर सके। यानी इन्होंने भारतीय समाजवाद के अंतर्गत इन्होंने एक समान समाज के निर्माण का निर्णय लिया जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, स्त्री पुरुष समानता पर इन्होंने बल दिया और महिला और पुरुष इन्होंने अमीर और गरीब की समानता पर इन्होंने बल दिया। ये इनके महत्वपूर्ण विचार रहे थे भारतीय समाजवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं लोहिया जी ने 4 गांधीवादी विचारों जैसे सत्याग्रह, साध्य और साधन सिद्धांत, छोटी मशीन प्रौद्योगिकी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ समाजवादी सिद्धांतों की खोज की। वेरी वेरी मस्ट पॉइंट है साथियों। लोहिया ने 4 गांधीवादी विचार को जैसे सत्याग्रह है, साध्य और साधन है सिद्धांत, छोटी मशीन प्रौद्योगिकी या तकनीकी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ समाजवादी सिद्धांतों की खोज की। इनकी स्थापना पर इन्होंने बल दिया था कि सत्याग्रह, साध्य और साधन के सिद्धांत, छोटी मशीन तकनीकी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ समाजवादी सिद्धांतों की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया और नए लक्ष्य निर्धारित किए। लोहिया की व्यापक प्रवृत्ति थी, उन्होंने एक नई सभ्यता के रूप में समाजवाद की कल्पना की। लोहिया ने पूंजीवाद और साम्यवाद से मुक्त समाजवाद की अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाया। यानी इन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद के से मुक्त अपनी समाजवाद की विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया था। लोहिया ने जो समाजवाद का विचार रखा था वो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा से बिल्कुल मुक्त थी। ये आप पॉइंट नोटेट करिएगा कि लोहिया जी ने जो समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया वह पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा से पूर्णतः मुक्त थी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया, भारत में समाजवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। लोहिया ने पूंजीवाद और समाजवाद के विरोधी थे। लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी थे। लोहिया ने पश्चिमी उदारवाद को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। लोहिया का लोकतंत्र, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास था। यानी समाजवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। लोहिया पूंजीवादी और साम्यवाद के विरोधी थे। लोहिया ने पश्चिमी उदारवाद को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना और लोहिया का लोकतंत्र, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास के साथ था। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है जो स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास का ही परिणाम है।
इस प्रकार इन्होंने अपने विश्वास में इन्होंने साम्यवाद या मार्क्सवाद से दूरी कर लिया था। यानी अंतिम समय में इन्होंने साम्यवाद और मार्क्सवाद से दूरी बना ली थी। यानी समान दूरी का सिद्धांत है जो इन्होंने दिया था। समान दूरी का सिद्धांत, समान दूरी का सिद्धांत है जो अंतिम समय में इन्होंने दिया था अपने राजनीतिक विचारकों में, जिसके अंतर्गत इन्होंने साम्यवाद और मार्क्सवाद से दूरी बनाई थी। नेक्स्ट, लोहिया ने पोषित किया कि समाजवाद पूंजीवाद से बेहतर है क्योंकि यह किसी के स्वयं के कृषि या संवर्धन के उपयोग या शोषण के विचार पर आधारित नहीं है। लोहिया ने पोषित किया कि समाजवाद पूंजीवाद से बेहतर है। किस कारण? क्योंकि यह किसी स्वयं के कृषि या संवर्धन के उपयोग या शोषण के विचार पर आधारित नहीं है। यह किसी का शोषण नहीं करता है, इसलिए समाजवाद पूंजीवाद से बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लोहिया ने गरीब और बेरोजगारी की पहचान में अविकसित देशों के समाजवादी प्रयत्नों के मार्ग में मूलभूत बाधाओं के रूप में की। लोहिया ने गरीबी और बेरोजगारी की पहचान अविकसित देशों के समाजवादी प्रयत्न के मार्ग में मूलभूत बाधाओं के रूप में इन्होंने की थी। समाजवाद के स्वतः विकास में लोहिया का कोई भरोसा नहीं था। उनका समाजवाद भारत और अविकसित देशों के लिए पूंजीवाद और कम्युनिस्ट प्रणालियों की नई उत्पादन तकनीकों को खारिज करता है। यानी उन्होंने समाजवाद के स्वतः विकास में लोहिया का कोई भरोसा नहीं था। उनका समाजवाद का स्वतः विकास नहीं होता है। उनका समाजवाद भारत और अविकसित देशों के लिए पूंजीवादी और कम्युनिस्ट प्रणालियों की नई उत्पादन तकनीकों को खारिज करता है। ये इनके महत्वपूर्ण विचार थे साम्यवाद और पूंजीवाद के रूप में। नेक्स्ट, लोहिया कहते हैं कि समाजवाद समानता और समृद्धि के लिए खड़ा है। इन्होंने कहा कि समाजवाद समानता और समृद्धि के लिए खड़ा है। इसे प्राप्त करने के लिए इसे वोट यानी चुनाव, कुदाल यानी रचनात्मक कार्य और जेल यानी सवनीय अवज्ञा पर भरोसा करना चाहिए। यानी लोहिया कहते हैं कि समाजवाद समानता और समृद्धि के लिए खड़ा है और इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें मतदान करना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, कुदाल यानी रचनात्मक कार्य करना चाहिए, जेल यानी सवनीय अवज्ञा पर भरोसा करना चाहिए। इस नए समाजवाद को मुख्य रूप से लक्ष्य बनाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण समाजवाद की विशेषताएं बताई है। अधिकतम प्राप्य समता, जिसके प्रति अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण एक आवश्यक कदम हो सकता है। इन्होंने कहा कि अधिकतम प्राप्य समानता है जो जिसके प्रति अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण एक आवश्यक कदम हो सकता है। दुनिया भर में रहने का एक सभ्य मानक और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहने का मानक नहीं बढ़ रहा है। विश्व सरकार और विश्व सेना के लिए शुरुआत के साथ कुछ प्रकार के वैश्विक मताधिकार पर एक विश्व संसद चुनी गई, ये इन्होंने कहा था। यानी विश्व सरकार और विश्व सेना, विश्व एकता की इन्होंने बात कही थी। सवनीय अवज्ञा का सामूहिक और व्यक्तिगत अभ्यास, ताकि नीति और ऐसा छोटे आदमी अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए आदत प्राप्त कर सके, इन्होंने कहा। सार्वजनिक प्राधिकरण के अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्त भाषण, संघ और निजी जीवन के एक क्षेत्र की रक्षा करना जिस पर कोई भी सरकार या संगठन नियंत्रण नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहा। एक प्रौद्योगिकी का विकास जो उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा, इन्होंने कहा। यानी छोटी तकनीकी के ऊपर इन्होंने बल दिया था। लोहिया ने एक राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के बीच प्रचलित आर्थिक असमानता की परिकल्पना की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इसलिए एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लोहिया ने महसूस किया कि अब तक राष्ट्रों के बीच असमानता को दूर नहीं किया गया है। एक राष्ट्र के भीतर असमानता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच असमानता को दूर नहीं किया गया है और एक राष्ट्र के भीतर असमानता को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, यह भी इन्होंने कहा था। लोहिया के लिए पूंजीवाद पश्चिम यूरोप में पैदा हुआ और पश्चिम यूरोप में बढ़ा और वहां अपनी पूर्ण परिपक्वता प्राप्त की, लेकिन यहां तक कि जब यह बड़ा हुआ तो उन क्षेत्रों से बहुत अधिक गतिशील हो गया जो इसके साम्राज्यवादी नियंत्रण में आए, लेकिन जो पश्चिम यूरोप का हिस्सा नहीं थे।
इन्होंने ये कथन कहा था कि पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप में पैदा हुआ, पश्चिमी यूरोप में बढ़ा, वहां अपनी पूर्ण परिपक्वता प्राप्त की, लेकिन यहां तक कि जब यह बड़ा हुआ तो यह उन क्षेत्रों से बहुत अधिक गतिशील हो गया जो इसके साम्राज्यवादी नियंत्रण में आए, लेकिन जो पश्चिमी यूरोप में हिस्सा नहीं थे। ये इन्होंने कहा था, ये कथन कहा था। इस प्रकार लोहिया जी ने आगे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जुड़वा मूल के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जुड़वा मूल के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। पूंजीवाद और साम्यवाद का जुड़वा सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो राम मनोहर लोहिया जी ने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। लोहिया ने लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत को पूंजीवाद के उच्चतम चरण के रूप में खारिज कर दिया। लोहिया ने लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत को पूंजीवाद के उच्चतम चरण के रूप में खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि लेनिन ने जो कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, उसको इन्होंने खारिज कर दिया था। लोहिया के लिए साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। वे जुड़वा बच्चे हैं जो एक साथ पैदा हुए हैं, विकसित हुए हैं और परिपक्व हुए हैं। वेरी वेरी मस्ट यहाँ पॉइंट है। लोहिया ने लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत को पूंजीवाद के उच्चतम चरण के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, इसे इन्होंने खारिज किया। और इन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और वे जुड़वा बच्चे हैं और एक साथ पैदा हुए हैं और विकसित हुए हैं और परिपक्व हुए हैं। ये इनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन रहा है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों परस्पर जुड़े हुए जुड़वा बच्चे हैं और एक साथ पैदा हुए हैं, विकसित हुए हैं और परिपक्व हुए हैं? यह कहा था लोहिया ने। और इन्होंने लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत को पूंजीवाद के उच्चतम चरण के रूप में खारिज किया, क्योंकि लेनिन मानते थे कि लेनिन कहा करते थे कि साम्राज्यवाद है जो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोहिया ने बलपूर्वक कहा, उपनिवेशवाद के सभी रूप मानव जाति के लिए शर्म की बात है और एक समान दुनिया के विकास के लिए गंभीर बाधा है। एक सेना का राजनीतिक शासन और एक राष्ट्र के दूसरे पर शासन करना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद के सभी रूप है मानव जाति के लिए एक शर्म की बात है और एक समान दुनिया के विकास के लिए गंभीर बाधा है। एक सेना का राजनीतिक शासन और एक राष्ट्र का दूसरे पर शासन करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राम मनोहर लोहिया ने विकेंद्रीकरण की जो वकालत की थी, 4 स्तंभ राज्य की उनकी अवधारणा राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की अभिव्यक्ति है। यह लोकतंत्र में तुरंत के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो चौखंबा योजना इन्होंने लाई थी, चौखंबा सिद्धांत इन्होंने दिया था, यह 4 स्तंभ राज्य की उनकी अवधारणा राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की अभिव्यक्ति करते हैं। यह लोकतंत्र में तुरंत निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है, त्वरित न्याय के सिद्धांत पर यह आधारित है। लोहिया ने कहा कि भारतीय समाजवाद का प्राथमिक कार्य समृद्धि पैदा करना है। वह विनती करता है कि भविष्य के समाजवादी राज्य के राजनीतिक संरचना प्रदान करने वाला 4 स्तंभ वाला राज्य समाज के हर वर्ग को एक नया जीवन प्रदान करने वाला है। इन्होंने कहा कि जो चौखंबा सिद्धांत है, 4 स्तंभ है, वे समाजवाद के अंतर्गत लोगों को एक नया आयाम प्रदान करेंगे, उनकी वकालत करेंगे, उनके जीवन का कल्याण करेंगे, इन्होंने ये कहा था। लोहिया ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में यह सुझाव देता है कि राजनीति और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अनुरूप आर्थिक विकेंद्रीकरण अधिकतम उपयोग के माध्यम से लाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में वह सुझाव देता है कि राजनीति और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के अनुरूप आर्थिक विकेंद्रीकरण भी अधिकतम उपयोग के माध्यम से लाया जा सकता है। यह भी समाज के कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। अब लोहिया ने लोकतंत्र के बारे में अपने विचार दिए हैं। लोहिया बताते हैं कि अगर समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित करना है तो मैं समानता और समृद्धि के रूप में परिभाषित करूंगा। इन्होंने कहा कि समाजवाद को 2 शब्दों में यदि परिभाषित करना है तो वे समानता और समृद्धि हैं, इन्होंने कहा। लोहिया ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के परस्पर पूरक के रूप में देखा
और वह सोचते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लोहिया समाजवाद में किसी भी प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न और विखंडन के विरोधी थे। वह व्यक्तियों को सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में थे। यानी लोहिया समाज में किसी भी प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न और विखंडन के विरोधी थे और वह व्यक्तियों को सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में थे। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण में जाति व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोहिया के अनुसार जाति को भारतीय स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण एकल वास्तविकता माना है। यानी लोहिया जी ने जाति को भारतीय स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण एकल वास्तविकता माना है। लोहिया को लगता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को एक विनाशकारी भूमिका निभाती है। लोहिया मर्यादा के विरुद्ध उठने के लिए भारतीय जनता को सामाजिक रूप से सीमित करने के लिए जाति की सीमाएं कम कर देते हैं। यानी वो जाति असमानता को बिल्कुल कम करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने जाति की असमानता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था। जाति समानता पर इन्होंने बल दिया था। इनके अंतिम विचार है जो हम देखने जा रहे हैं, अंग्रेजी, महिला और जाति। इनके बारे में इन्होंने क्या विचार दिए हैं। लोहिया ने अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में देखा और इसे देश में अंग्रेजी शिक्षा को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया। यानी लोहिया ने अंग्रेजी को एक विदेशी भाषा के रूप में देखा था। इन्होंने देश में अंग्रेजी शिक्षा को हटाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया था। लोहिया को लगता है कि भारत के अंग्रेजी शिक्षा के लोग पूरी आबादी का एक छोटा हिस्सा। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के लोग हैं जो भारतीय आबादी का एक छोटा सा टुकड़ा है। उनका दृष्टिकोण है व्यवहार चरित्र में अभिजातीय हैं और वे अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों के साथ दूरी बनाए रखते हैं। इन्होंने कहा था कि उनका जो व्यवहार चरित्र में अभिजातीय है, कुलीन तंत्र का है और वे अंग्रेजी नहीं जानने वाले भारतीय लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। लोहिया ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मुक्ति पर जोर दिया। इन्होंने महिला स्वतंत्रता की वकालत की। भारत के हर क्षेत्र में महिला को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करना होगा। लोहिया ने कहा कि भारत में आत्मा की गिरावट के लिए जाति और महिलाओं को दो अलगाव मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने भारत की आत्मा की गिरावट के लिए जाति और महिला की ये दो जो अलगाव है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यानी उन्होंने जाति असमानता को खत्म करना चाहिए और महिला को समानता का दर्जा देना चाहिए। ये इन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे थे। और इन्होंने समान दूरी का सिद्धांत दिया। साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिए। समान दूरी का सिद्धांत है जो लोहिया की उपज मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 आना बनाम 15 आना। 3 आना बनाम 15 आना का विवाद जब रामन और लोहिया ने एक दिन में 25,000 रुपए का एक पत्र लिखा था। इन्होंने 25,000 एवरीडे नामक इन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था 3 आना बनाम 15 आना, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर खर्च की गई राशि हमारे देश की तुलना में अधिक थी जब आबादी का बहुमत 3 आना प्रतिदिन पर निर्वाह करता था। आज भी ये इनका एक कथन प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने एक अपना पत्र लिखा था 25,000 रुपये प्रतिदिन, 25,000 एवरी डे, जिसमें इन्होंने 3 आना बनाम 15 आना का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर खर्च की गई राशि हमारे देश की तुलना में अधिक है। जब जनसंख्या का बहुमत है जो 3 आना प्रतिदिन अपने निर्वाह पर खर्च करता था, उसकी तुलना में यह राशि अधिक थी। यह इनका कथन आज भी प्रसिद्ध रहा है। यह इन्होंने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लोहिया ने हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। हिंद किसान पंचायत का गठन किया
जिससे देश के किसान अपनी समस्याओं को हल कर सके। वेरी वेरी मस्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। हिंद किसान पंचायत का गठन किसने किया? लोहिया जी ने किया था। देश के किसान अपनी समस्याओं को हल कर सके उसके लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी, हिंद किसान पंचायत की। और इनका जो मृत्यु है अंततः 12 अक्टूबर 1967 को, इनकी उम्र 27 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है नई दिल्ली में। इस प्रकार लोहिया जी ने अपने विचार है जो भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र और देश दुनिया को प्रदान किए। इनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आज हमने चर्चा की है। नेक्स्ट पार्ट में हम राम मनोहर लोहिया जी से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम राम मनोहर लोहिया जी से जुड़े महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो हम आपके समक्ष लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए ये सहायक हो जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत।